नमस्कार, सत्ता का संग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और इस वक्त हमारे साथ चंबल की रणभेरी से, चंबल की चुनावी भूमि से न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी जुड़ गए हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो महा उपचुनाव होने जा रहे हैं 28 सीटों पर, उसमें सबसे ज़्यादा दांव पर लगा है चंबल की ज़मीन पर। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर दांव पर लगी है महाराजा सिंधिया की प्रतिष्ठा, दांव पर लगी है कमलनाथ की प्रतिष्ठा और दांव पर है शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर की साख। आज नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर मैदान संभाले हुए थे, संकट मोचन की भूमिका निभा रहे थे। जो भाजपा के संतुष्ट हैं उनको मनाकर, समझाकर काम पर लगा रहे थे और दूसरी तरफ एक बार अपने फिर से चिर परिचित अंदाज में फायर ब्रांड लीडर उमा भारती आग उगल रही थी और उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली घोषणा की है कि 2023 का चुनाव वो अपने अंदाज में लड़ेंगी और एक बार फिर से वो सक्रिय होकर प्रचंड राजनीति करेंगी। और प्रचंड राजनीति का मतलब ये होता है कि क्या वे मुख्यमंत्री पद की दावेदार 2023 में होंगी। और तीसरा जो मोर्चा संभाला था कांग्रेस की ओर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्त और कांग्रेस के युवा नेता, युवा तुर्क, राजस्थान में जिन्होंने बगावत की थी लेकिन उनकी बगावत सक्सेस नहीं हुई, जैसे कि मध्य प्रदेश में सिंधिया की हुई, सचिन पायलट ने। गूजर वोट को लुभाने के लिए सचिन पायलट मैदान में थे, वहीं तोमर राजपूत वोटों को रिझा रहे थे और उमा भारती अन्य पिछड़ा वर्ग यानी लोधी कुशवाहा वोटों को रुझाने के लिए मैदान में थी। भाजपा ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त चंबल संभाग में लगा दी है क्योंकि सबसे ज़्यादा खोने या पाने के लिए चंबल संभाग में ही है। और वह मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार डिजाइना न्यूज़ के हेड अरविंद तिवारी। अरविंद तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत हुई, आपने उनकी सभाओं को देखा, उनकी जनसंपर्क को देखा। नरेंद्र सिंह तोमर कितने आशान्वित लग रहे थे? कल आप कमलनाथ से मिले थे, आज आप नरेंद्र सिंह तोमर से मिले हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज की तुलना कीजिए, दोनों के आत्मविश्वास की तुलना कीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कह रही है दोनों की मनोस्थिति। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर आत्मविश्वास से बिल्कुल भरपूर नजर आए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की स्थिति डूबती नाव के समान बताई और कहा कि इसी घबराहट से पार्टी के विधायक अब भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। उनका कहना राहुल लोधी के संदर्भ में था, जिन्होंने 2 दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। नरेंद्र सिंह तोमर ने आज अपना पूरा दिन दीमनी विधानसभा में दिया। इससे स्पष्ट है कि दीमनी का चुनाव केवल वहां के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, वो प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया के लिए ही प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है, बल्कि नरेंद्र सिंह तोमर के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नरेंद्र सिंह तोमर आज जहां भी गए, जहां भी सभाएं ली, चाहे वो सिंगोली की सभा हो या मानपुर की सभा हो या उमा भारती के जाने के बाद दीवनी में उनका संबोधन हो, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस चुनाव में आप गिरिराज दंडोतिया को मत देखिए। गिरिराज दंडोतिया से छोटी मोटी चूक हो सकती है, गिरिराज दंडोतिया से अपने 15 महीने के कार्यकाल में गलती हो सकती है, 15 महीने के कार्यकाल में हो सकता है वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे हों। लेकिन आप नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ देखिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं कि इस बार यदि आपने दंडोतिया को मौका दिया तो वो आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। यदि वे आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हो पाएंगे, इस क्षेत्र का विकास अवरुद्ध होगा, तो नरेंद्र सिंह तोमर इस क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गिरिराज दंडोतिया के खिलाफ भी मोर्चा खोलने से परहेज नहीं करेगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि जब गिरिराज दंडोतिया ने लगभग हर सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझसे यदि अपने 15 महीने के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, मैं आपकी अपेक्षा के मुताबिक विकास नहीं करवा पाया हूं तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जब एक ब्राह्मण आपसे माफ़ी मांग रहा है तो इसे माफ़ करिए अगर इनने कोई गलती की हो, और आगे ये ठीक काम करेंगे, इस बात की गारंटी लेने को मैं तैयार हूँ। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर का ये बोलना बहुत राजनीतिक रूप से मायने रखता है क्योंकि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तोमर हैं, वो भी तोमर ही हैं और भिड़ोसा के रहने वाले हैं। भिड़ोसा वो जगह है जो कुख्यात दस्यु और बागी
पान सिंह का गृहग्राम है और भिड़ोसा के रहने वाले नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं और भिड़ोसा के रहने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। चूँकि ये तोमर बहुल सीट है दिमनी, और दिमनी में सबसे ज़्यादा वोटों की संख्या जो है वो क्षत्रियों की है, राजपूतों की है, और राजपूतों में भी तोमरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो तोमर वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए नरेंद्र सिंह ने आज पूरा दिन मुझे लगता है कि दिमनी में दिया है। और वो जो कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को देखिए, इसका मतलब सीधा सा है कि वो क्षत्रिय वोट का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अरविंद तिवारी जी कि नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि मुरैना के सांसद हैं और मुरैना जिले की 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी, जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो सक्रिय नहीं है, किसी कारण से नाराज है, उदासीन है, तटस्थ है, उनको किस हद तक चार्ज करने में, उनको किस हद तक मूवमेंट करने में और किस हद तक सक्रिय करने में कामयाब रहे? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पूरे दौरे में पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह को अपने साथ रखा। शिवमंगल सिंह को उन्होंने अपनी हर सभा में तवज्जो दिलवाई और स्पष्ट बोलते नजर आए कि एक समय में शिवमंगल सिंह गिरिराज दंडोतिया के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन चूंकि अब गिरिराज दंडोतिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो भाजपा के ही एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में शिवमंगल सिंह उनके साथ हैं। हम सब मिलकर मदद कर रहे हैं और हम सब मिलकर गिरिराज दंडोतिया को चुनाव जितवाएंगे। लेकिन प्रतीक जी, आज जिस अंदाज में नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा था और छोटे छोटे गाँव में गए, इकलेरा गाँव में एक बहुत छोटा, जहाँ जब हम पहुँचे तो 15-20 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी हुई थी, एक सभा होनी थी। उससे अंदाज लग रहा था कि दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर इतना समय क्यों दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दिमनी में अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत के लिए, अपने पार्टी के उम्मीदवार की स्थिति मजबूत करने के लिए अभी और मशक्कत करना पड़ेगी। ये नरेंद्र सिंह तोमर के आज के दौरे से स्पष्ट हुआ। जिस अंदाज में आज का नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा था, उससे था कि अभी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दिमनी में अपने उम्मीदवार की जो स्थिति है उससे बहुत अच्छी नहीं मान रही है। बिल्कुल अरविंद जी, क्योंकि शिवमंगल सिंह भी नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक हैं और नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद पर उनको टिकट दिया गया था। और दूसरी तरफ गिरिराज दंडोतिया जो है वो सिंधिया जी के खासम खास माने जाते हैं। बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक है जो गिरिराज दंडोतिया के साथ है, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मणों से भी ज़्यादा वोट जो हैं वो राजपूतों के हैं। और चूँकि कांग्रेस के उम्मीदवार जो भिड़ोसा के राजपूत हैं वो तोमर हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नरेंद्र सिंह वहाँ पर राजपूतों का जो ध्रुवीकरण है, क्षत्रियों का जो ध्रुवीकरण है, खासकर तोमर वोट का जो ध्रुवीकरण है, वो जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है उसको ब्रेक करें, उसको तोड़ें। इसलिए वो दिमनी में इस तरह की कवायद कर रहे हैं। दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बाकी आज जो उमा भारती की सभाएँ, और उमा भारती की बड़ी लोकप्रियता रही है ग्वालियर संभाग में। उमा भारती का इतिहास ये कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजनीति में सक्रिय हुआ करती थी, श्रीमंत विजय राजेश सिंधिया, जिनको सब लोग अम्मा साहब कहते थे, अम्मा साहब उनको राजनीति में लाई थी उमा भारती को। और उमा भारती का ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा असर है और उमा भारती ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत पूजनीय मानी जाती है, साध्वी मानी जाती है, उनका बड़ा फॉलोअरशिप है। यहाँ पे लोधी वोटों की भी संख्या बड़ी मात्रा में है। साथ में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसमें कुशवाहा हैं, यादव हैं, और ये लोधी समाज के अलावा जो नरवरियाज हैं, ये तमाम लोगों को जोड़ने में उमा भारती का काम करती हैं। तो आज उमा भारती के तेवर कैसे थे, उमा भारती की सभाओं में भीड़ कैसी थी, और उमा भारती जो कल से ही सक्रिय हुई हैं, वे क्वारंटाइन हो गई थी, वो हिमालय की यात्रा पर गई थी तो उनको कोरोना हो गया था उत्तराखंड में, वहाँ से आराम करके वो लौटी हैं, और वो किस अंदाज में बात कर रही हैं। आप उमा भारती को लंबे समय से देख रहे हैं। उमा भारती को 15 साल पहले भी आपने देखा था जब उन्होंने दिग्विजय सिंह की सरकार को हराया था, और आज आप उनको देख रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि उमा भारती भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मददगार साबित होंगी? प्रतीक जी, उमा भारती आज अपने निर्धारित समय से करीब 1.5-2 घंटा विलंब से दिमनी पहुंची थी। भांडेर से वो दिमनी आई थी और उनका ऐसा कहना था कि झांसी में उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति काफ़ी विलंब से मिली, इसके कारण वो दिमनी विलंब से पहुंची। दिमनी में बमुश्किल 12-13 मिनट उमा भारती का संबोधन हुआ, क्योंकि उनका स्पष्ट कहना था कि यदि मैं लेट हो जाऊंगी तो ग्वालियर हेलीपैड पे, ग्वालियर एयरपोर्ट पे मेरा हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन उमा भारती ने बहुत बेबाकी से अपनी बात की। सिंधिया परिवार से अपने रिश्तों का उन्होंने दिमनी की सभा में बहुत बेबाकी से वर्णन करते हुए कहा कि 6 साल की उम्र में मुझे अम्मा महाराज यानी राजमाता राजनीति में लाई, और जब मैं एक प्रवचनकार के रूप में पूरे प्रदेश में, देश में घूमती थी तो मुझे सारे संसाधन, मुझे पैसा अम्मा महाराज देती थी यानी राजमाता देती थी, मुझे गाड़ी वो उपलब्ध कराती थी, मेरे रुकने की व्यवस्था वो करती थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मेरा भतीजा ज्योतिरादित्य
जो बीजेपी में जिसकी एंट्री फायर ब्रांड लीडर के रूप में हुई है, उसने मैदान संभाल रखा है। गिरिराज दंडोतिया और नरेंद्र सिंह तोमर उस सभा में नहीं पहुंच पाए थे, उन्हें उस सभा में पहुंचना था, लेकिन इसके पहले विलंब होने और उमा भारती के सभा में समय से पहले प्रस्थान करने के कारण नरेंद्र सिंह तोमर और गिरिराज दंडोतिया बाद में पहुंचे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आज आपसे गिरिराज दंडोतिया की जीत के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो ये आशीर्वाद गिरिराज दंडोतिया के लिए माना जाएगा। गिरिराज मुझसे मिलते रहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उन्हें मेरे पास लेके आए थे। और यदि आप क्षेत्र का विकास चाहते हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गिरिराज दंडोतिया को विजय बनाइए। यहीं पर उमा भारती ने स्पष्ट किया कि राम मंदिर के लिए तो मेरा संघर्ष समाप्त हो गया है, लेकिन देश में राम राज्य की स्थापना के लिए मेरा संघर्ष जारी है। और उनका आशय था, राम राज्य की स्थापना से उनका आशय था आत्मनिर्भर भारत की ओर। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ाई, अस्पताल में दवाई और सरकारी दफ्तरों में सुनवाई, इसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं और मेरा मानना है कि अब इस दिशा में काम होना चाहिए और हम सफल होंगे। और उमा भारती ने स्पष्ट कहा कि मेरे 1-2 अभियान हो रहे हैं, गंगा का अभियान मेरा जल्दी पूरा हो जाएगा और उसके बाद में राजनीति में आपको बहुत अलग भूमिका में दिखूंगी। अरविंद जी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, ये कुछ ऐसे नेता हैं कि इनके आते ही राम मंदिर याद आ जाता है, अयोध्या याद आ जाती है, रामलला याद आ जाती है। ये कहें ना कहें अपने भाषण में, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा अपने आप खड़ा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा लाती थी। अब चूंकि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री ने आधारशिला रख दी है, क्या इस पूरे चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा आपको दिखाई दे रहा है? और उमा भारती ने आज राम मंदिर का जिक्र करके कि राम मंदिर का सपना पूरा हो गया है, एक बार फिर से वही पुरानी भावनाएं जगाने की कोशिश की है। देखिए प्रतीक जी, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की सभाएं हो या उमा भारती की सभा, दोनों में राम मंदिर के मुद्दे का जिक्र हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी सभाओं में जहां भी गए, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को रेखांकित किया और उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है। हमने जो जनता से कमिटमेंट किया था उसे हम पूरा कर रहे हैं। इसी तरह उमा भारती ने भी दिमनी की अपनी सभा में राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से जो है रेखांकित किया और ये स्पष्ट है कि इस मुद्दे को भाजपा जिंदा रखना चाहती है, इस मुद्दे को चुनाव में भुनाना चाहती है और कहीं ना कहीं खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता राम मंदिर के मुद्दे को भी प्रमुखता से रख रहे हैं। अरविंद जी, सचिन पायलट आज मुरैना जिले में थे। सचिन पायलट गुर्जर के वोट को लुभाने के लिए आए थे। गुर्जरों के बड़े नेता माने जाते थे उनके पिता राजेश पायलट, और उस विरासत को संभाल रहे हैं सचिन पायलट। सचिन पायलट जो युवा नेता हैं, राहुल गांधी के मित्र हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के मित्र हैं, वे भी राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने भी वैसी ही बगावत राजस्थान में की थी जैसी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की। उनको भी भाजपा का समर्थन था, भाजपा उनको भी बैकअप कर रही थी, पीछे से सपोर्ट कर रही थी। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ज़्यादा चतुर निकले कमलनाथ की तुलना में और अपनी सरकार को बचा ले गए। वो राजेश पायलट जो बगावत में थे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनसे मिलने गए थे। क्या उनकी दोस्ती की चर्चा होती थी? ज्योतिरादित्य और राजेश पायलट की सचिन पायलट की दोस्ती की चर्चा होती थी। आज उस दोस्ती को परे रखकर सचिन पायलट आज जब मुरैना में आए तो उन्होंने किस शैली में भाषण दिया? क्या वो अपने दोस्ती निभा रहे थे या दोस्त के प्रति हमलावर थे? देखिए, सचिन पायलट के कार्यक्रम में कुछ संशोधन हुआ था और उनकी आज एक ही सभा जोरा में हो पाई, जोरा के कैलारस में, जोरा विधानसभा क्षेत्र के कैलारस में। लेकिन चौंकाने वाला घटनाक्रम ये माना जा रहा है कि सभा में उनका अंदाज बिल्कुल जुदा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सचिन पायलट ने कुछ नहीं कहा। आश्चर्य हुआ लोगों को। अरविंद जी, ये बात कल हमने इसी कार्यक्रम में की थी। जब आप कल कर रहे थे, हमने इसी कार्यक्रम में बात की थी कि देखने वाला सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि क्या सचिन पायलट ज्योतिरादित्य पर हमला करेंगे। नहीं, सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कोई बात नहीं कही, न ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया या मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर कोई तीखा हमला किया। बहुत ही संतुलित भाषण बोला, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उम्मीद यही की जा रही थी कि सचिन पायलट का ये दौरा जो है चंबल, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अर्थों में नुकसानदायक हो सकता है यदि वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मोर्चा खोलें, क्योंकि इस पूरे अंचल में गुर्जर मतों का अच्छा बाहुल्य है और वो इस चुनाव में भूमिका निभा सकते हैं।
अब कल सचिन पायलट सुबह मुरैना विधानसभा क्षेत्र में भी एक सभा लेंगे। उसके अलावा उनकी 4 और सभाएं हैं। आज भी उनकी सभाएं थी, लेकिन मुरैना जिले में आज उनकी सभा जोरा में हुई। तो कल देखना है कि कल सचिन पायलट का अंदाज क्या रहता है। लेकिन आज तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दोस्ती पूरी तरह निभाई, उन्हें पूरी तरह बख्श दिया और उनके इस अंदाज की आज लोगों में काफ़ी चर्चा वही बात अरविंद जी जिसका हम कल जिक्र कर रहे थे, और ये इसलिए भी सचिन पायलट ज्योतिरादित्य पर हमलावर नहीं हो सकते थे कि क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह की बगावत की थी। ये बात अलग है कि उनकी बगावत सिरे को नहीं पा पाई, अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन बगावत तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट ने भी की थी। वे भी अशोक गहलोत की सरकार गिराना चाहते थे, वे भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और वे भी अपने आला कमान को चुनौती दे रहे थे। तो वो आखिर किस मुंह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को गलत बताते। लेकिन इतना ज़रूर है कि सचिन पायलट गुर्जरों के वोट को प्रभावित कर सकते हैं और इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है कि सब कुछ जानते हुए भी उन्हें सचिन पायलट की सभाएं रखना पड़ रही है। क्या सोचते हैं अरविंद तिवारी जी आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सचिन पायलट का जो 2 दिवसीय दौरा है वो पूरी तरह से जातिगत समीकरणों को साधने के लिए है। मैंने जैसा आपसे कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो विधानसभा सीटें हैं इन पर गुर्जर मतों का बाहुल्य है और कई सीटों पर गुर्जर मत निर्णायक स्थिति में है। इसीलिए सचिन पायलट का ये दौरा तय हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास गुर्जरों के कई बड़े नेता, रुस्तम सिंह गुर्जरों के बड़े नेता माने जाते हैं, एदल सिंह कंसाना जो चुनाव लड़ रहे हैं वो गुर्जरों के बड़े नेता माने जाते हैं। तो आखिर कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि सबको काउंटर करने के लिए ही सचिन पायलट का ये दौरा तय करवाया है। लेकिन सचिन पायलट का ये दौरा भले ही जातिगत समीकरणों को साधने में कुछ मददगार साबित हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो अपेक्षा की जा रही थी सचिन पायलट से, वो अपेक्षा तो आज कांग्रेस की पूरी नहीं हो पाई। दिमनी क्षेत्र में आप घूम रहे थे, आज नरेंद्र सिंह तोमर का आपने इंटरव्यू किया और दिमनी का आपने आज चुनावी रंगत को देखने की कोशिश करी। अगर मैं आपसे बहुत साफ साफ बात करूं कि वहां पर पलड़ा किसका भारी है, कांग्रेस या भाजपा का, तो आप क्या आकलन करते हैं अरविंद जी? देखिए प्रतीक जी, आज सुबह से शाम तक दिमनी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में मैं गया था। मेरी कई लोगों से चर्चा हुई, मेरी टीम की कई लोगों से चर्चा हुई और मेरा तो बहुत स्पष्ट आकलन ये आ रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, चूंकि अभी मैं वहाँ गया नहीं हूँ इसलिए वहाँ के नतीजों को लेकर कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरा जो आकलन आ रहा है आज दिन भर के भ्रमण के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि ग्वालियर चंबल संभाग के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नुकसान की स्थिति में है। और इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए आज वहाँ उमा भारती भी थी और नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। 2 बड़े नेता, एक क्षत्रियों के बड़े नेता माने जाते हैं, उनको अपने काबू में करने की कोशिश की नरेंद्र सिंह तोमर ने, और ओबीसी को और खासकर महिलाओं को रिझाने की कोशिश की उमा भारती ने। तो ये कोशिशें कितना नतीजा दे पाएंगी, कितना रंग लाएंगी, ये तो हमको 10 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन अरविंद जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आज जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ा दांव पे लगा हुआ और बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि देखिए नरेंद्र सिंह तोमर की इज्जत रख लीजिए क्योंकि वो मोदी जी के पास से बैठते हैं, अगर यहाँ से हम हार गए तो नरेंद्र सिंह जी मोदी जी के पास नहीं बैठ पाएंगे और मुझे झोला उठाकर जाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसका क्या राजनीतिक निहितार्थ है इस वाक्य का? प्रतीक जी, ये सवाल मैंने आज नरेंद्र सिंह तोमर से जब चर्चा की तो उनसे मैंने सवाल किया था कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को अंबा में ये क्यों कहना पड़ा कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता दीजिए, क्योंकि यहाँ से पार्टी के जो उम्मीदवार, यहाँ से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो केंद्र में एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं और मोदी जी के बगल में बैठते हैं। तो मैंने जब उनसे ये पूछा तो उनका कहना था कि चूंकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे क्षेत्र की जनता के सामने मेरी बात कह के मुख्यमंत्री ने कोई गलती नहीं की। हर चुनाव में मतदाताओं के सामने बात रखने का अपना अलग अंदाज होता है और इसी अंदाज में मुख्यमंत्री ने अपनी बात की। प्रतीक जी, एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है आज का कि आज डॉक्टर गोविंद सिंह भी दिमनी विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में थे और शाम को जब मेरी डॉक्टर गोविंद सिंह से बात हुई तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने बहुत स्पष्टता के साथ कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं और 16 में से 13 सीटें जो है वो यहाँ की कांग्रेस जीतेगी, आप लिख कर रख लीजिए। बाकी 3 सीट पर उनका मानना है कि बसपा से उनका मुकाबला है, मुरैना में बसपा से उनका मुकाबला है, जोरा में उनका बसपा से मुकाबला है और अंबा में उनका बसपा से मुकाबला है। ये बात गोविंद सिंह जी काफ़ी हद तक सही कर रहे हैं क्योंकि बसपा भी यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बसपा का क्या रोल आपको दिखाई दे रहा है? क्या वो वोट कटवा पार्टी है या बहुत ही गंभीरता के साथ वो इन 16 सीटों पर संघर्ष कर रही है? देखिए प्रतीक जी, यहाँ के जो कांग्रेस के छत्र पे उनका तो स्पष्ट मानना है
कि बसपा हमें जो पहले नुकसान पहुंचाती थी वो नुकसान पहुंचाने की स्थिति में इस बार नहीं है। और कांग्रेस यहाँ जो अपनी जीत को लेकर कई विधानसभा में आश्वस्त है, उसका भी एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति के वोट हैं उसका कांग्रेस को कहना है कि उसका इस बार विभाजन नहीं हो पा रहा है। बसपा उस दमदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रही है जो ग्वालियर चंबल संभाग में वो अक्सर करवाती है, और इसी को कांग्रेस अपना एक मजबूत पक्ष भी मान रही है। हालांकि बसपा के उम्मीदवार, चाहे मुरैना सीट का मामला हो चाहे दिमनी सीट का मामला हो, चूंकि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में अभी मेरा मूवमेंट हुआ है, तो बसपा के उम्मीदवार, मैंने आपसे कहा कि मुरैना में तो बसपा के उम्मीदवार ने कांग्रेस और भाजपा दोनों की नींद हराम कर रखी है, और जो राजनीतिक समीक्षक है उनका कहना है कि बसपा मुरैना में कांग्रेस और भाजपा दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। अरविंद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई चुनावों का आपको अनुभव रहा है, आप बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उमा भारती का जो बयान है कि वो 2023 में प्रचंड राजनीति करेंगी, चुनाव भी लड़ेंगी, ये प्रचंड राजनीति का क्या मतलब है? क्या 2000 उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था और पार्टी आलाकमान ने उनसे कहा था कि आप मुख्यमंत्री बन जाओ, मैंने मना कर दिया। तो क्या उमा भारती एक बार फिर से अपने नेतृत्व में चुनाव लड़वाना चाहती है मध्य प्रदेश में, और क्या वो इशारों में ये कह रही है कि वे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहती है? देखिए, उमा भारती ने आज एक बात तो कही। उन्होंने कहा कि मैंने 2003 में बहुत मेहनत करने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को बहुत अच्छा चला रहे हैं, मेरी अपेक्षा के मुताबिक चला रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में मैं प्रचंड राजनीति में आऊँगी, और उनके कई आशय थे, लेकिन उमा भारती की बात से कहीं भी ये ध्वनि नहीं निकली कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं वो कोई भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह मैदान संभाल चुकी है। उन्होंने कहा कि अभी मेरे कुछ अभियान बाकी हैं, जैसे गंगा के अभियान के बारे में उन्होंने बोला कि जल्दी समाप्त हो रहा है, 1-2 अभियान और मेरे हैं। लेकिन उन्होंने आज इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से कहा कि देश में राम राज्य की स्थापना के लिए मैं बिल्कुल जिस तरह से राम मंदिर के लिए लड़ी थी, राम राज्य की स्थापना के लिए लड़ूंगी, और मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते ही देश में राम राज्य की स्थापना संभव हो सकती है। अरविंद जी, गोविंद सिंह और सचिन पायलट के अलावा आज क्या कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर दिमनी में या मुरैना जिले में मूवमेंट कर रहा था? कुछ चर्चा आपकी हुई हो? और कांग्रेस की क्या रणनीति है, खासकर मुरैना जिले के लिए जहाँ 4 सीटें हैं, इसको लेकर आपकी कोई बात हुई हो गोविंद सिंह जी से, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए प्रतीक जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बार स्टार बड़े नेताओं को विधानसभा क्षेत्रों में भेजकर सभा करवाकर समय खराब करने की बजाय बूथ लेवल के मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दे रही है। कल दिमनी में मेरी कांग्रेस के 3 विधायकों से मुलाकात हुई, नीलांशु चतुर्वेदी, नीलेश डागा और रवि जोशी। तीनों से जो बात की ध्वनि निकली वो ये है कि कांग्रेस का सारा जोर बूथ स्तर के मैनेजमेंट पे है, पन्ना प्रभारियों से सीधे संवाद पे है। और अब तो जो जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें प्रभारी बनाया गया है, जिन्हें सह प्रभारी बनाया गया है, जिन्हें सेक्टर का प्रभारी बनाया गया है या जिन्हें बूथ का प्रभारी बनाया गया है, वो जिन लोगों के वो अलग अलग जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका निर्वहन करने के लिए अब अपने अपने क्षेत्रों में चले गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की रुचि सभाओं में बहुत ज़्यादा है या स्टार कैंपेनर्स को विधानसभा क्षेत्रों में भेजने में बहुत ज़्यादा है। गोविंद सिंह से मेरी बात हुई तो गोविंद सिंह ने तो कहा, जब गोविंद सिंह से मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस के पास कमलनाथ के अलावा कोई स्टार प्रचारक नहीं है, तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने अपनी चित्परिचित शैली में कहा कि क्यों, क्या मैं आपको स्टार कैंपेनर नहीं लगता हूँ? वे भी राजपूतों के स्टार कैंपेनर हैं चंबल संभाग में, और राजपूत वोटों को वहाँ पर ध्रुवीकरण करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर की कार्ड के रूप में आए हैं। मैं ये भी आपसे कहूँगा कि एक बड़ा मुद्दा बना था दिमनी के अंदर, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं तोमर, उनके भाई के साथ पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त मारपीट की थी, बहुत भयानक मारपीट की थी। क्या वो मुद्दा अभी तक जीवित है? कमलनाथ उसको मंच पर लाए थे अपनी, और कमलनाथ ने उस घायल भाई को मंच पर दिखाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की थी। क्या वो मारपीट का मुद्दा अभी भी जिंदा है या वक्त के साथ हवा में उड़ गया? देखिए, बिल्कुल जिंदा है। कांग्रेस अपनी जो छोटी छोटी सभाएं हो रही है, जो कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है, लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के नेता अपनी बात कर रहे हैं, उसमें रविंद्र सिंह तोमर के भाई के साथ जो घटनाक्रम हुआ था उसको कहीं ना कहीं रेखांकित जरूर करते हैं।
और बिल्कुल वो उनका कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागिर्दी का एक नमूना है। आने वाले समय में यदि आपने इन्हें मौका दिया तो ऐसी गुंडागिर्दी और बढ़ेगी। अरविंद जी, आखिरी सवाल, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, कोरोना का क्या असर है, कोरोना का कितना डर है, लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या नहीं? मुझे तो आपके पीछे बहुत सारे लोग बिना मास्क के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। क्या लोग, चंबल के लोग जो जिनका स्वभाव होता है कि वो डरते नहीं है, तो क्या कोरोना से का भी कोई भय डर मुरैना चंबल के लोगों को है या नहीं? प्रतीक जी, ग्वालियर चंबल भिंड मुरैना, ग्वालियर चंबल संभाग यानी भिंड मुरैना श्योपुर दतिया शिवपुरी, यहाँ कहीं कोरोना का कोई भय नज़र नहीं आ रहा। आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर की सभाओं में था, उमा भारती की सभाओं में था, डॉक्टर गोविंद सिंह की जो मीटिंग्स थी उसमें था, और कहीं मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि कोरोना को लेकर कोई भय है, किसी तरह की कोई सतर्कता बरती जा रही है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मुझे तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोगों का कोरोना से शायद कोई वास्ता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ये चंबल का पानी है। अरविंद जी, गजक बनने लगी है और मुरैना की गजक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो आज शाम को आप गजक खाइए। गजक खाते वक्त मुझे भी याद कीजिए, मुझे गजक बहुत पसंद है। और गजक खाने के साथ साथ, उस मिठास के साथ साथ जो चुनावी की कड़वाहट है चंबल में जो कड़वाहट रहती है अक्सर चुनावों में और बाहुबल का उपयोग होता है, उस पर भी निगाह रखिए। और हम कल फिर आपके साथ इसी वक्त पर हाजिर होंगे, आपसे चर्चा करेंगे कुछ अन्य विधानसभा सीटों की। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और हमारे दर्शकों के लिए पूरा मसाला इकट्ठा करके रखिए चुनावी नतीजों का, चुनावी परिणामों का, चुनावी गतिविधियों का। हम अपने दर्शकों को लगातार बताएंगे चप्पे चप्पे की खबर, जहां पे हमारे संवाददाता, हमारी टीम मालवा निमाड़ के साथ साथ मध्य भारत में और चंबल में और महाकौशल में चप्पे चप्पे पर तैनात है और वहां से पल पल की खबरें भेज रही है। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़।